नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। मेरा नाम नीलेश है और आज की कहानी मेरे अंकल की है, जिनका मैं नाम नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और आज भी फॉरेस्ट ऑफिसर का काम करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब हम लोग सभी उन अंकल के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कहीं घूमने गए थे। दिन भर तो हम लोग हर जगह पे घूमना, साइट सीन करना, अलग अलग चीज़ें देखना करते थे, लेकिन रात में हम लोग थके हारे रहते थे, इसीलिए जल्दी सो जाते थे। लेकिन एक रात को हमें नींद नहीं आ रही थी और हम सभी आग जला के एक ही जगह पे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी हम लोगों ने उन अंकल को जोर देकर पूछना शुरू किया कि अंकल, आप तो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, आपने तो अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। बहुत जोर देने के बावजूद अंकल कुछ बोलने के लिए तैयार ना थे। तभी मेरे पिताजी ने उनसे कहा, अंकल ने सिर्फ बहुत कुछ देखा नहीं है, अंकल ने बहुत कुछ किया भी है। अंकल अपनी शक्तियों से कईयों के मर्ज ठीक कर सकते हैं, कईयों की बीमारियां, दुख तकलीफें दूर कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत आश्चर्य के साथ पिताजी से पूछा कि क्या ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल तो सिर्फ एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, फिर वो ये सब कैसे कर सकते हैं? पिताजी ने बताना शुरू किया कि तुम्हारे अंकल कोई आम इंसान नहीं है। इनके पास कई सारी अद्भुत शक्तियां भी हैं, जिन्हें ये हमेशा सबसे छुपा के रखते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें तंत्र मंत्र करने वाला बाबा समझ ले, क्योंकि ये अपनी जिंदगी को बहुत सरलता के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुपचाप अपनी नौकरी करते हैं और अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है या फिर कोई बहुत नजदीकी हो, तभी ये उसके लिए कुछ करते हैं। जैसे कि आज से कई साल पहले जब तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और हर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब इन्होंने ही आकर हमारी मदद की। इन्होंने कहा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो इन्होंने सब कुछ डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि हम सभी को यही लग रहा था कि डॉक्टर के द्वारा ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर ये अंकल आए और इन्होंने कहा कि अब सब मुझ पे छोड़ दीजिए। फिर इन्होंने एक दो दिन के अंदर ही कुछ पूजा पाठ किए और कुछ तंत्र मंत्र किए और उसके बाद तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है। आज भी तुम्हारी मम्मी अंकल को राखी इसलिए बांधती है क्योंकि ये सच्चे भाई हैं। इन्होंने अपना फर्ज भी निभाया। राखी तो तुम्हारी मम्मी इन्हें पहले भी बांधा करती थी, लेकिन जब इन्होंने तुम्हारी माँ की रक्षा की, मरने से बचाया, मौत के मुंह से वापस लेके आए, तब तुम्हारी माँ और ज्यादा कृतज्ञ हो गई। इतना कुछ होने के बावजूद आज तक इन्होंने कभी इस चीज का गुमान नहीं किया और ना ही इस बारे में दोबारा कभी जिक्र किया। तब से इन्होंने हमें मना किया था कि इस बारे में कभी किसी को मत बोलना और इस बारे में जिक्र भी मत करना। इतने साल से हम लोग भी चुप थे। इससे पहले भी जब तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, उससे पहले इन्होंने कभी भी इस बारे में कभी हम लोगों को भी पता नहीं चलने दिया। इतनी बातें होने पे उन्होंने मेरे पिताजी को रोकते हुए कहा, अभी तुमने जो बताया ये ज़रूरी था क्या? क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने की? अगर कुछ हो तो उसके लिए तो मैं हूं ही, लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने वाली थोड़ी ही ना है। इस पर पिताजी ने कहा कि बच्चों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंकल क्या हैं, तुम्हारे अंकल कितने महान हैं। उसके अंकल को पता ना चले, भले ही वो पूरी जिंदगी बहुत सौम्य रहकर जिंदगी बिता ले, लेकिन बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि किसकी वजह से उसकी माँ आज उनके साथ है। ये सारी बातें सुनकर हमारे अंदर बेचैनी चरम पे पहुंच चुकी थी। हम लोगों ने अंकल की तरफ देखना शुरू किया और अंकल नजरों को समझते हुए बोले, बेटा इन सारी चीजों से दूर रहो, ये मैं किसी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये सारी बातें जानकर लोग आगे और क्वेश्चन पूछेंगे।
जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। और तुम जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें घूमेंगी। इस वजह से मैं किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद हम लोगों ने फिर इस बारे में बोलना शुरू किया और अंकल के पीछे ही पड़ गए। अंकल प्लीज़ बता दीजिए, अंकल प्लीज़ बता दीजिए, करते करते काफ़ी देर तक मान मनौवल के बाद आखिरकार अंकल को हम लोगों के सामने हारना ही पड़ा। लेकिन अंकल ने हर किसी से एक वादा लिया कि यह तुम सभी को ये याद रखना होगा कि इस बारे में अब आगे तुम लोग कभी किसी से जिक्र नहीं करोगे। और ये बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये आज तक मैंने किसी को नहीं बताया है। मेरे अलावा इस बारे में और कोई भी नहीं जानता। इसीलिए तुम्हें भी इस बात को अपने तक रखना होगा। और मैं इस बात को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे मरने के बाद वैसे भी ये बात किसी और को पता ना चले। इसीलिए मेरे जाने के बाद ये बात और ये राज तुम तक रहे। सबसे बड़ी बात, मेरे पास परिवार के नाम पे केवल तुम ही लोग हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। खैर, ये बात आज से करीब 15-20 साल पुरानी है, जब मेरा ट्रांसफ़र एक ऐसे जंगल में हुआ था जहां लोग रात तो छोड़ो दिन में भी जाने से डरते थे। यहाँ तक कि वहाँ पे स्मगलर्स और गुंडे बदमाश भी नहीं घुसते थे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे महंगे पेड़, महंगी लकड़ियाँ और बहुत अलग तरीके के जड़ी बूटियाँ थी जिनको पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस जंगल का खौफ इतना था कि लोग उसके अंदर जाने से डरते थे। वैसे जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ के सिर्फ एक आदिवासी कबीले के लोग ही उस जंगल में जाने की हिम्मत करते थे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ती थी। हम लोग उन्हें कभी इसलिए भी नहीं रोकते थे क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा उस जंगल का रखवाली करते थे, उस जंगल का ख्याल रखते थे। उनके लिए वो जंगल ही सब कुछ था। और वो किसी एक देवता के बारे में भी बात करते थे, जो कि जंगल के वन देवता और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मुझे उस समय किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं भी जवान खून हुआ करता था। मुझे लगता था कि चलो इनकी मान्यता है, उसमें मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन इनके मान्यताओं से अगर जंगल सेफ है तो मेरा भी तो काम जंगल को बचाना ही है। तो एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें रोकता नहीं था। धीरे धीरे दिन इसी तरीके से कट रहे थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं पेश आती थी, और मैं कभी अगर राउंड पे जाता भी था तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं आराम से जंगल में जाता था, घूम के वापस आता था। और वहाँ के आदिवासियों का कहना ये था कि हम लोगों ने वन देवता के नाम पे अर्जी लगाई है ताकि वो आपको कभी कुछ ना होने दें, इसीलिए आप जंगल में सेफ हैं। वैसे तो मुझे इन बातों पे भरोसा नहीं था, लेकिन हाँ, अगर उनकी मान्यता है तो अच्छी बात है, और इसमें बुराई ही क्या है। कोई अगर मेरे भले के बारे में सोच रहा है तो अच्छी ही बात है। इसीलिए मैंने भी कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि मुझे ये सब थोड़ा अजीब तो लगता था, लेकिन उनके भरोसे को देख के कभी कभी मुझे भी भरोसा करने का मन करता था। लेकिन मैं कभी कुछ कहता नहीं था। दिन यूं ही कटे जा रहे थे। उसके बाद एक दिन मेरे एक सिपाही को हाथ पे बहुत गहरा कट लग गया। वो कट इतना गहरा था कि खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हम लोगों ने फर्स्ट एड वगैरह सब किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत प्लान किया कि उसे गाड़ी से शहर भेजना पड़ेगा, और शहर वहां से काफी दूर था। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल भी 23 किलोमीटर दूर था। तब तक कहीं खून बहने से उसे कुछ हो ना जाए, इस चीज को लेके मैं परेशान ही हो रहा था। तब तक उसी कबीले के कुछ लोग आए, और उन लोगों ने हाथ में कुछ लेप जैसा रखा था। उस लेप का घोल बना के उन लोगों ने मेरे सिपाही के हाथ पे लगाया, और वो घोल लगाते के साथ मेरे सिपाही का खून बहना तुरंत रुक गया। ये चीज देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो आज के मेडिकल और आधुनिक दवाइयां भी नहीं कर पाती,
वो उन्होंने सेकेंडों में, चुटकियों में करके दिखा दिया था। हालांकि इस चीज से मुझे आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन साथ ही साथ मैं खुश भी बहुत था। हालांकि मैं चाहता था कि उन्हें रोक दूं, ये सब ना करने दूं, लेकिन अगर इस चीज से उसे फायदा हो रहा था तो मैं आखिर कौन होता था उसे रोकने वाला। लेकिन इतने खून बहने के वजह से मेरे सिपाही को कमजोरी भी बहुत हो गई थी। इतनी ही देर में एक और आदिवासी लड़की कुछ घोल जैसा लेके आई, मेरे सिपाही को पिलाने की कोशिश करने लगी। सिपाही ने तुरंत मेरी तरफ देखा। शायद वो इशारे में पूछ रहा था, क्या सर मैं ये पीऊं या नहीं। हालांकि उन लोगों की पहले दवाई की असर देखकर मैंने ये रोकना सही नहीं समझा। मैंने भी इशारा कर दिया कि पी लो, और उसने वो दवा पी ली। और वो दवा पीते के साथ उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि जैसे कि वो इंसान नहीं, कोई बंदर हो या गोरिल्ला हो। ये सारी चीजें देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था, लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर आदिवासियों के हर बात पे विश्वास करने का मन करने लगा था, क्योंकि उन लोगों के दवाओं का असर देखकर मैं ये समझ चुका था, शायद इनकी सारी बातें सच ना हो, लेकिन कुछ बहुत बातें तो जरूर सच होंगी। दिन यूं ही गुजरने लगे और मुझे धीरे धीरे उनके ऊपर बहुत ज्यादा सा होने लगा। उनके लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट आने लगी। फिर धीरे धीरे जब भी मुझे कोई तकलीफ होती, मैं उन लोगों को बता देता और वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दे देते जिससे कि मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती। कभी सिर में दर्द हो तो उसका निवारण कर देते, कभी गले में खराश हो तो उसका, कभी सर्दी खांसी हो जाए तो उसका। हम लोग तो ये भूल ही गए थे कि इस दुनिया में मेडिकल और डॉक्टर भी हैं। धीरे धीरे नौबत यूं हो गई थी कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं, हम लोग उनके गांव चले जाते थे या उन लोग में से किसी को लेकर के आ जाते थे और वो लोग निवारण कर देते थे। हाँ, और सबसे खास बात, ऐसा नहीं था कि उनके गांव में कोई एक वैद्य था। उनके गांव में सभी को ये सारी चीजें आती थीं। यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा भी आपके सारे तकलीफ दूर कर सकता था। इसीलिए बहुत ही आसानी होती थी। हम लोगों ने तो माहौल कुछ यूं बना दिया कि उनके गांव के एक दो बच्चों को अपने यहाँ पे बुला के पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग हमेशा हमारे आसपास रहें, और इससे वो लोग भी खुश थे। मैंने कहा, वैसे तो आप लोगों को जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आपके बच्चे भी पढ़कर ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन किसी भी ऑफिसर से ज्यादा नॉलेज है आप लोगों के पास, जो कि अगर दुनिया में किसी को मिल जाए तो वो सब कुछ पा सकता है। बाकी दुनिया हर तरह के इलाज के लिए पैसे कमाती है, पैसों के लिए ही इलाज किया जाता है। बहुत जगह पे तो नौबत ये है कि लोग ये सारी चीजों का ढोंग भी करते हैं। आप लोगों के पास सच्ची कला है, लेकिन आप लोग इसके लिए कभी पैसे नहीं मांगते, इसके बदले कोई मदद भी नहीं लेते। आप ही लोग सच्चे इंसान हैं। असली इंसानियत तो आप लोगों से सीखनी चाहिए। लोग पता नहीं क्यों आप जैसे देवताओं को आदिवासी कहते हैं, जबकि असलियत में इंसान तो सिर्फ आप ही लोग हैं। नहीं तो आज का इंसान तो इंसान की जान ले लेता है अपने मतलब को पूरा करने के लिए। खैर, मुझे पता है आप लोग मुझसे कोई मदद नहीं लेंगे, लेकिन मैं फिर से यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। ये सारी बातें सुनने के बाद उन्हीं लोगों में से एक ने कहा कि आज हमारे गांव में रात में एक पूजा है। आज पूर्णिमा की पूजा है। ये साल में सिर्फ एक बार होती है। आज आप हमारे गांव में जरूर आइएगा, वहां खाने पीने का भी प्रबंध है। मैंने भी खुश होते हुए कहा, हाँ भाई, घर का खाना खाए हुए तो बहुत समय हो चुका है, मैं जरूर आऊंगा, और आप लोग के बुलावे पे तो समझ लीजिए मैं अभी ही पहुंच गया हूँ। वो लोग बहुत खुश हुए। उन लोगों ने खुशी खुशी मुझे माला वगैरह पहनाया और चले गए। मैंने उन्हें रोका और बोला कि माला अभी क्यों? उन लोगों ने कहा, ये कोई नॉर्मल माला नहीं है, ये माला अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको गांव में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, इस माला में फूलों के बीच में जो पत्तियां लगी हुई हैं वो आपको जंगल में आने वाले तकलीफों से बचाएगी।
क्योंकि हमारा गांव जंगल के बीचों बीच है और रात में वहां आते समय आपको काफी जंगली जानवरों का खतरा है। इसमें जो पत्तियां लगी हुई हैं, जंगली जानवरों को आपसे दूर रखेंगी। इस वजह से आप हमारे गांव तक आराम से पहुंच पाएंगे और साथ ही साथ कई सारी बुरी शक्तियों को भी दूर रखेंगी, क्योंकि आज रात में हमारे जंगल के सारे क्षेत्र में कई सारी बुरी शक्तियां भी घूमती हैं, क्योंकि वो सभी हमारे गांव में घुसने की कोशिश करती है। तो आपको हमारे गांव में घुसने से हो सकता है वो शक्तियां भी रोकें। हालांकि पहले तो मुझे इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं था, लेकिन अगर ये कह रहे थे तो मुझे इस बात में थोड़ी सच्चाई लगी। वैसे ये माला इतना भी भारी नहीं था कि मैं पहन ना सकूं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा, ये माला पहन के आऊंगा। फिर वो सभी लोग वहां से चले गए और मैं रात होने का इंतजार करने लगा। मैं रात में निकलने से पहले सोच रहा था कि इन लोगों ने सिर्फ मुझे ही क्यों बुलाया, मेरे और किसी साथी को या कर्मचारी को क्यों नहीं बुलाया, जबकि मेरे से पहले से कई लोग यहाँ पे काम करते हैं। फिर मैंने सोचा हो सकता है कोई बात हो। फिर मैं चुपचाप उनके गांव की तरफ जीप लेके निकल गया, लेकिन जीप पूरी गांव के अंदर तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि जंगल के कुछ भाग ऐसे थे जहां जीप ले जाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जहां तक जीप मेरी साथ निभा सकती थी वहां तक जीप ने मेरा साथ निभाया। उसके बाद मैं पैदल ही चल पड़ा। हालांकि मैं इस चीज को लेकर आश्वस्त था कि हाँ, ये माला जरूर कुछ असर दिखाएगी और मुझे प्रॉब्लम से बचाएगी, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर भरोसा था कि ये लोग कुछ भी व्यर्थ में नहीं करते। और थोड़े दूर तक चलते जाने के बाद मुझे रोशनी नजर आई और ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनाई दी। मैं समझ गया गांव नजदीक है, क्योंकि अंधेरे में वो जंगल बिल्कुल जाना पहचाना नहीं लग रहा था। जो जंगल मैंने कई बार घूमा था, आज रात के अंधेरे में वही अजीब सा नजर आ रहा था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे सच में मेरे आसपास कुछ शक्तियां घूम रही हैं, लेकिन मैंने ये अपना वहम समझकर टाल दिया। फिर मैं गांव के अंदर घुसा और वहां पे एक अजीब सी महक फैली हुई थी, जो कि गांव के दहलीज के बाहर नहीं थी, लेकिन गांव के दहलीज के अंदर घुसते के साथ वो महक इस तरीके से महसूस हो रही थी जैसे वो सिर्फ मेरे नाकों से अंदर नहीं जा रही हो, जैसे कि वो मेरे बदन को भी सहला रही हो। इतना अच्छा मुझे जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ था। वहां जाते के साथ लग रहा था जैसे मैं बादलों पे चल रहा हूं। लेकिन मुझे क्या पता था ये तो केवल शुरुआत है। जब मैं अंदर गया और गांव वालों से मिला, उन लोगों ने मेरा बहुत ही भव्य स्वागत किया। मुझे पीने के लिए कुछ दिया, खाने के लिए कुछ दिया। पूजा में कई सारी चीजें बताई गईं कि आप यहाँ पे इस तरीके से ये फूल चढ़ाइए, यहाँ पे ये लकड़ी चढ़ाइए। मैं जो वो कहते गए चुपचाप करते गया। धीरे धीरे मुझ में एक अलग सी ऊर्जा आने लगी। लग रहा था जैसे किसी ने मुझे रिचार्ज कर दिया है। काफी शक्ति फील हो रही थी। धीरे धीरे करते 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 काफी देर हो गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हाँ, अब आपको हमारे देवता कुछ दिनों में एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? उन लोगों ने कहा कि आपको अब यहीं रहना है। आपने कुछ समय पहले ही हम लोगों को ये बताया था कि अब आप काफी सालों तक यहीं पे पोस्टेड हैं। तो इस हिसाब से आपके अच्छे दिल को देखते हुए, और आप जैसा ऑफिसर इससे पहले कभी यहाँ नहीं आया है, ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के जंगल के खतरों से आपको परमानेंटली बचाने के लिए हम लोगों को आपको अपने कबीले में शामिल कर लेना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें करवाई हैं। और इसके बाद अब आपको जंगल में आप रात में घूमिए या दिन में, आपको कभी कोई तकलीफ पेश नहीं आएगी। मैंने ये सारी बातें सुनकर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज से खुश था, क्योंकि अब मुझे इन लोगों की सारी बातों पर विश्वास होने लगा था। उसके बाद जैसा इन लोगों ने कहा था, मुझे काफी ताकत और एनर्जी फील भी हो रही थी। मैंने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों जैसा जड़ी बूटी विज्ञान कब सीखूंगा?
उन लोगों ने कहा, ये तो हम लोग बचपन से सीखते और सिखाते हैं, अगर आपको सीखना है तो हम लोग बता देंगे, लेकिन इसके लिए कोई पूजा या रिचुअल नहीं होता। हालांकि उन लोगों ने अलग शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन मेरे लिए वो सारे शब्द कहना थोड़ा कठिन है, इसीलिए मैं अपने भाषा में ये बता रहा हूँ। फिर उन लोगों ने मुझे भोजन कराया और वो भोजन भी बहुत स्वादिष्ट था, जबकि खाना बहुत अनोखा नहीं था और ना ही किसी बड़े होटल का था, लेकिन बड़े बड़े होटल के खाना भी उसके सामने फीके फील होंगे, क्योंकि वो खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि जंगल के बीचों बीच इतना स्वादिष्ट खाना भी मिल सकता है। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने उनसे इजाज़त ली और गांव के बाहर जाने लगा। उन लोगों ने कहा, हाँ हाँ, आप निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि आपके रास्ते में अब कोई भी नहीं आएगा, और अगर कोई गलती से आ भी गया तो पीछे हट जाएगा, और वैसे भी आपके गले में ये माला तो है ही। हाँ, लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आज रात में हमारे देवता यहाँ भालू के रूप में आने वाले हैं, तो अगर रास्ते में आपको कोई भालू या भालू के पंजे दिखें तो आप उसका पीछा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका कोई पीछा करे। और गलती से भी किसी भी जानवर पे फायर या लाइट मारना या कोई भी चीज ऐसा मत कीजिएगा जिससे उन्हें गुस्सा आए। और एक चीज बता देना चाहते हैं कि आज से लेके 41 दिनों तक वो अलग अलग जानवरों के भेष में इस जंगल में रात को घूमेंगे, तो आप सावधान रहिएगा और गलती से भी आप या आपके किसी भी ऑफिसर को ये बोल दीजिएगा कि उनके रास्ते में ना आए। हालांकि कई सारे जानवरों का भेष ऐसा भी हो सकता है जो जानवर आपको इस जंगल में मिलेंगे ही नहीं, लेकिन आप घबराइएगा मत, आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग ये बात आपको पहले ही बता रहे हैं। ये सारी चीजें सुनकर मैंने भी हामी भर दी, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा, ना ही कोई बात आगे बोली। और जैसा कि उन लोगों ने कहा था, सच में 41 दिनों तक अजीब अजीब से जानवरों की आकृति, कई बार तो मैंने उन जानवरों को सामने से भी देखा, लेकिन कभी रोका टोका नहीं, और कई बार सिर्फ आवाजें सुनी। और सच में ऐसे ऐसे जानवरों को भी मैंने देखा उस जंगल में, जो कि सच में उस जंगल में पाए ही नहीं जाते हैं। और एक दो जानवर तो ऐसे थे जिन्हें शायद मैंने अपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा हो। अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो चुका था कि वो लोग जो भी कहते थे वो सच कहते थे। हालांकि मैंने ये बातें किसी और को बताना सही नहीं समझा, क्योंकि लोग मुझे पुराने ख्यालों का या पागल भी समझ सकते थे, या हो सकता है वो लोग ये मान बैठते कि सर अब जंगली ही बन गए हैं या आदिवासियों में शामिल हो गए हैं। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बिना मतलब का इस बात का बतंगड़ बने। जब ये 41 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद अगले रात से मुझे जंगल से किसी के पुकारने की आवाज आने लगी, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था और जंगल में उस आवाज के पीछे पीछे चल दिया करता था। काफी दूर तक जाने के बाद जब मैं एक पेड़ के पास पहुंचता था, जो शायद वो पेड़ वहां का सबसे पुराना और सबसे मोटा पेड़ था, मैंने उस पेड़ पे कुछ निशान देखे, जिस निशान को देख के मुझे ये लगा कि कहीं कोई पेड़ को काटने के लिए निशान तो नहीं लगा रहा है, क्योंकि कई बार मैंने कई जंगलों में ये देखा है कि पहले आकर कुछ लोग पेड़ों पे निशान बना देते हैं और उसके बाद अगली रात को आकर पेड़ काटने वाले चोर, जो लकड़ी चोरी करते हैं, वो लोग आके उन्हीं पेड़ों को काटते हैं जिन पे निशान लगाया गया हो। तो मुझे ये डर सताने लगा कि अगर इस जंगल के किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचा तो ये सही ना होगा, क्योंकि मुझे अब उस जंगल से प्यार होने लगा था। इसीलिए मैं उस जंगल का आदर और सम्मान भी करता था। मैंने सोचा कि ये नहीं होनी चाहिए, ऐसी बुरी बात मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल को कोई नुकसान पहुंचाए। इसीलिए मैं रोज रात में उस आवाज से तो उठ के जाता ही था, लेकिन मैं उस पेड़ पे भी नजर रखने लगा कि कहीं कोई उस पेड़ को काटे नहीं। मैं रोज जाता था, देखता था,
और रोज उस निशान के साथ कोई और निशान वहां लगा हुआ मिलता था। फिर मैंने सोचा कि अगर कोई निशान लगा रहा है तो कोई आता भी तो होगा। अगर कोई आता है तो उसे पकड़ा भी जा सकता है। अगर वो पकड़ा जाता है तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस निशान का क्या मतलब है और ये कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। मैं रोज उस इंसान को ढूंढने के लिए वहां जाने लगा। रात रात भर वहीं बैठता, छुपकर, ओट में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हर तरह की चीजों को झेलते हुए। कई बार बारिश के बाद गर्मी भी हो जाती थी, क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसा हो जाता है, और कई बार बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलती थीं तो मौसम ठंडा भी हो जाता था। लेकिन मैं वहां से हिलता नहीं था। जंगल के अंदर किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं, कब गर्मी लगे, कब सर्दी लगे और कब बारिश। इसीलिए मैं चुपचाप वहां बैठ जाया करता था और ज्यादा जुगाड़ लेके जा नहीं सकता था, नहीं तो वहां आने वाले को शक हो जाता। ऐसे करते करते और 41 दिन निकल गए। फिर एक रात जब मैं वहीं बैठा हुआ था तो मुझे कोई रोशनी दिखी। जिस रोशनी का पीछा करते करते मैं एक जगह पहुंचा जहां एक पानी का सरोवर जैसा बना हुआ था। मैंने देखा कि वहां एक अजीब सा जानवर पानी पी रहा है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ नॉर्मल ही नहीं, अजीब अजीब से भी जानवर दिख सकते हैं, और क्यों दिख सकते हैं ये तो अभी तक आप भी समझ ही गए होंगे। इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पलट के जाने लगा तभी मुझे इंसान की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, रुक जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं पलट के उधर खोजने लगा कि आवाज कहां से आई। तभी मेरा ध्यान पड़ा कि वो जो जानवर वहां तालाब पे पानी पी रहा है वही मेरे तरफ देखते हुए बोल रहा है। उस जानवर ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम क्या इस जंगल को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो, और अगर जा सकते हो तो क्या अपने आराम को छोड़ सकते हो। 41 दिनों तक तुम्हारी परीक्षा लेने के बाद अब मैं तुम्हें कबूल करता हूं और मैं तुम्हें कुछ शक्तियां भी देता हूं। मैंने कहा कि आप हैं कौन और आप इस तरीके से इंसान के तरीके से बोल कैसे रहे हैं। मुझे पता बहुत कुछ था और अंदाजा भी बहुत सारी चीजों का था, लेकिन ये मेरे लिए भी अनोखी बात थी कि एक जानवर इंसानों की तरह बात कर रहा है। तभी उन्होंने अपनी आकृति बदली और काफी विकराल रूप ले लिया। वो कम से कम 25-30 फुट ऊंचे थे। उनके शरीर से चमक निकल रही थी। उनकी चमक मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी उन्होंने हाथ उठाया और पता नहीं मेरे आंखों में ऐसी क्या शक्ति आई कि मैं उन्हें आराम से देख पा रहा था। मैंने देखा वो बहुत ही विकराल, बहुत ही दिव्य हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं ही वन देवता हूँ और मेरी ही पूजा ये लोग करते हैं, और मैंने ही इन लोगों को ये सारी चीजें सिखाई हैं, क्योंकि ये लोग दिल से इस जंगल की भलाई चाहते हैं। और मैं यही जांचना चाहता था कि इन लोगों ने तुम्हें अपने कबीले में तो शामिल कर लिया है, लेकिन क्या तुम भी सच में दिल से इस जंगल को प्यार करते हो, दिल से इस जंगल की इज्जत करते हो, जैसा कि मैंने 41 दिन तक तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें खरे उतरे। इससे मुझे पता चल चुका है कि तुम सच में दिल से अच्छे इंसान हो। तुम में बुराई का एक कतरा भी नहीं है। पहले मुझे लगा था हो सकता है कि तुम बाकी इंसानों के जैसे ही हो, क्योंकि मैंने इस जंगल में कई लोगों को देखा है। लेकिन जैसा कि उन लोगों ने सोचा था, तुम सच में दिल से सच्चे इंसान निकले। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देता हूँ, और ये शक्तियां सिर्फ इस जंगल में काम नहीं आएंगी, बल्कि तुम जहां भी जाओगे ये शक्तियां तुम्हारे साथ जाएंगी। मरते दम तक ये शक्तियां तुम्हारा साथ निभाएंगी, और इससे तुम किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हो, किसी के भी दुख तकलीफ दूर कर सकते हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। बस याद रखना, कभी भी इन शक्तियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करना, और इन शक्तियों का दिखावा मत करना। जिस दिन तुमने ये सारी चीजें की उस दिन ये शक्तियां खत्म हो जाएंगी। सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही या अपने बहुत नजदीकी लोगों को ही
काफी परखने के बाद, जैसे कि इन आदिवासियों ने तुम्हें परखा है, काफी जांच परख के बाद ही तुम इन शक्तियों के बारे में बता सकते हो, वरना तुम्हारी शक्तियां दोबारा कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगी। और मैंने इसीलिए ये कहानी तुम बच्चों को बताई, क्योंकि तुम लोगों को मैंने कई साल से देखा है। तुम लोग तो मेरे आंखों के सामने ही पैदा हुए हो, और तुम्हारे पापा मम्मी को तो मैं काफी सालों से जानता हूँ। इसीलिए मैंने आज ये कहानी तुम लोगों को बताई। अब तुम लोग जान चुके होगे कि ये शक्तियां मुझे कहां से मिली और इन शक्तियों का राज क्या है। लेकिन जैसा कि तुम लोगों ने वादा किया है, तुम लोग ये किसी को कभी भी किसी भी हालत में नहीं बताओगे। भी हो सकता है कि तुम लोगों को मेरी बातों पे विश्वास ना हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा खेल ही विश्वास का है। जो विश्वास करता है उसके लिए भगवान है, और जो नहीं करता उसके लिए पत्थर है। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, और अपनी कहानी मेरी ज़ुबानी सुनने के लिए आप हमें अपनी कहानियाँ भी भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं। इन्हीं इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, और कल फिर लौटेंगे ऐसे ही मनोरंजक कहानियों के साथ।